Very good evening students, welcome back to the Wisdom King and for today's our topic is लोक सभा एंड राज्यसभा पार्ट 2। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे बच्चों सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम की, जो कि प्रेफरेबल वोट्स हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर। तो प्रेफरेबल वोट्स में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से प्रोसेस चलता है, ठीक है। यहाँ पर ए वाले को एक नंबर पे पहली रेटिंग एक आदमी ने दी थी, यहाँ बी को दो लोगों ने पहली रेटिंग दी थी और सी को दो लोगों ने पहली रेटिंग दी थी, ठीक है। दो लोगों ने पहली रेटिंग दी थी। तो इस तरीके से ए चुनाव हार जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में चूंकि टाई अप हुआ है तो चुनाव चला जाएगा दूसरे चरण के लिए, ठीक है। यहाँ पर सेकंड फेज के इलेक्शंस होंगे, इसको सेकंड चरण द्वितीय चरण भी कहेंगे हम। क्या कहेंगे? द्वितीय चरण। यहाँ द्वितीय चरण का इलेक्शन होगा, ठीक है। अब इस द्वितीय चरण में क्या होगा? द्वितीय चरण में क्या होगा कि रेटिंग 2 देखी जाएगी, लेकिन उससे पहले जो ए के वोट थे बच्चों, इसको एक प्रोपोर्शन में बी और सी में बांट दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको प्रोपोर्शन रेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो बी और सी को यहाँ क्या करेंगे? बांट देंगे ए के वोट, और फिर यहाँ पर क्या होगा कि जो 2 नंबर की रैंकिंग उसको देखेंगे सेकेंड फेज के इलेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ए को बी को, क्योंकि ये तो आउट हो गया, अब बी को दो की रेटिंग कितने लोगों ने दी है? तो 2 की रेटिंग खाली एक लोगों ने दी है, ठीक है, ये सेकंड फेज में। और उसके बाद सी में 2 की रेटिंग 2 लोगों ने दी है। तो यहाँ से हो जाएगा क्लियर कि सी इज़ द विनिंग कैंडिडेट, ये विन कर चुका है और ये जीत जाएगा। तो तीसरे चरण में नहीं जाएगी चुनाव। और यहीं पर अगर फिर टाई अप हो जाता, फिर तीसरे चरण में तीसरी रेटिंग देखते और तीसरी रेटिंग में ये जीत जाता। देखिए ये बी वाला कैंडिडेट हुआ, जीत जाता, क्योंकि इसके पास 2 लोगों ने 3 की वोटिंग की है और उसको एक आदमी ने 3 की वोटिंग की है। तो सी हार जाता और बी जीत जाता। लेकिन चूंकि दूसरे वाले रेटिंग में आप देख सकते हैं कि 2 चुनाव जीत गया, यानी सी वाला चुनाव जीत गया, ठीक है। इतना समझ में आया हो तो हम फटाफट डिफरेंस पॉइंट देखते हैं। बहुत हो गया लोकसभा राज्यसभा के अंदर, तो हम यहाँ पर फटाफट डिफरेंस देख लेते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा में। तो हम अब फटाफट डिफरेंस पॉइंट को देख लेते हैं, क्योंकि देखिए लोकसभा राज्यसभा जो मैंने आपको समझा दिया, खाली उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है, ठीक है। तो वो आप लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया है। अब हम यहाँ पर डिफरेंस पॉइंट्स की बात करेंगे कि एग्जाम में हम जब डिफरेंस आए तो हम क्या लिखें। तो देखिए राज्यसभा डिफाइन है आर्टिकल 80 में, राज्यसभा इधर है और लोकसभा इधर है, ठीक है। तो वैसे हम लोग अभी पढ़ते चले आ रहे थे तो मैंने लोकसभा इधर रखा था, राज्यसभा इधर रखा था, लेकिन अभी यहाँ पर चूंकि नोट्स में राज्यसभा को इधर मैंने डिफाइन किया, लोकसभा को इधर डिफाइन किया है, तो फटाफट हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो आर्टिकल 80 में अगर हम बात करें तो राज्यसभा है, आर्टिकल 81 में लोकसभा है, पहला डिफरेंस। दूसरा देखिए, इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स या वॉइस ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते हैं राज्यसभा को, और यहाँ पर हम इसे कैसे जानते हैं? हाउस ऑफ द पीपल, पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। इसके बाद देखिए, इसको हम अपर हाउस कहते हैं, इसको हम लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। एक हमारा परमानेंट हाउस है, एक हमारा टेम्परेरी हाउस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डिज़ोल्व नहीं होता है और ये लोकसभा डिज़ोल्व हो जाती है 5 साल पे, ठीक है। इसके बाद देखिए टेन्योर राज्यसभा का 6 साल, लोकसभा का 5 साल। राज्यसभा के 1/3 मेंबर 2 साल में रिटायरमेंट लेंगे और 2 ही साल में, इसी 2 साल के अंदर नए मेंबर्स आ जाएंगे, इसीलिए परमानेंट हाउस है। यहाँ पर री इलेक्शन होगा हर 5 साल पे, ठीक। अब देखिए मिनिमम एज डिसाइड की गई है 30 साल लोकसभा राज्यसभा के लिए और लोकसभा के लिए 25 साल। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होगा और डिप्टी चेयरमैन होगा, यहाँ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होगा, और लीडर ऑफ दी हाउस कौन होंगे? प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और लोकसभा के लीडर होंगे कौन? प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जो राज्यसभा है ये फाइनेंशियली डिसीजन में वीकर सेक्शन है, ठीक है। ये फाइनेंशियल डिसीजन में वीकर सेक्शन है, क्योंकि अगर हम मनी बिल की बात करें तो वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस ना होकर लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, इसीलिए मनी बिल में सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? लोकसभा की है। उसके बाद यहाँ पर 12 पर्सन्स नॉमिनेट होते हैं, प्रेसिडेंट करता है, और यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियंस को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, जिसको कि एबॉलिश कर दिया गया है 104th अमेंडमेंट के बाद, ठीक है। 104th अमेंडमेंट के बाद एबॉलिश कर दिया गया है 2 एंग्लो इंडियंस को। तो आने वाले जो नेक्स्ट इलेक्शन है 2024 के, उसमें ये सीट्स में कम हो जाएंगे, 2 लोग कम हो जाएंगे, ठीक है।
और यहाँ पर बाकी आपको मैं पूरा डिफरेंस बता चुका हूँ। तो आई होप कि आपको राज्यसभा एंड लोकसभा में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके पावर्स की और उसके फंक्शंस की। ठीक है, लोकसभा के पावर्स क्या होते हैं और राज्यसभा के पावर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोकसभा से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूले से ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो हमारा फॉर्मूला है वो है जापान के CEO फाइनेंस लेते हैं। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले से आगे पढ़ेंगे। जे का मतलब होता है जुडिशियल पावर, सी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, ई का मतलब होता है आपका एग्जीक्यूटिव पावर, ओ का मतलब अदर पावर, मिसलेनियस पावर या स्पेशल पावर भी कहते हैं इसको बच्चों। एफ का मतलब फाइनेंशियल पावर होता है, एल का मतलब लेजिस्लेटिव पावर होता है, ई का मतलब इलेक्टोरल पावर्स होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। ठीक है, अब देखिए जुडिशियल पावर्स में हमारे पास लोकसभा के पास क्या पावर्स हैं। ठीक है, लोकसभा के पास जुडिशियल में क्या पावर्स हैं। देखिए यहाँ पर ये इम्पीचमेंट लगा सकता है, महाभियोग ला सकता है प्रेसिडेंट के खिलाफ। ठीक है, और जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको रिमूव किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जा सकता है, और कोई भी इनडिसिप्लिनरी एक्शन होगा, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वायलेशन करेगा डिसिप्लिन का लोकसभा में, तो उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है लोकसभा। ये इसके जुडिशियल पावर्स हैं। कम टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, तो बता दूं कॉन्स्टिट्यूशनल पावर सेम होंगे तुम्हारे लोकसभा और राज्यसभा के। ठीक है, ये दोनों मिलके, ठीक है, एक मेजोरिटी होती है डिसाइडेड 2/3 मेजोरिटी के में रहेंगे, और 2/3 मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी पार्ट को आर्टिकल 368 का यूज़ करके अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, मैंने अमेंडमेंट पढ़ाया है, वहाँ से इसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए एग्जीक्यूटिव पावर्स, आर्टिकल 75(3) क्या कह रहा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक, इसके अलावा जो कॉम है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, ये इंजॉय करते हैं जब तक सरकार कॉन्फिडेंस में यानी पावर में रहती है, तब तक ये अपने पद को इंजॉय करते हैं। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस में सरकार गिर सकती है, और गिरने के बाद इनको अपने पद से रिज़ाइन करना पड़ता है। दिस इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ लोकसभा। इसके बाद देखिए अदर या मिसलेनियस पावर्स, कौन सी पावर्स हैं। तो किसी भी बाउंड्रीज़ को, स्टेट बाउंड्रीज़ को चेंज करना है या नए स्टेट्स को ऐड करना है, उसका नाम चेंज करना है, तो वहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की जो स्पेशल मेजोरिटी है उसके थ्रू हम इसे, या सिंपल मेजोरिटी के थ्रू भी ये चेंज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अप्रूव ऑफ द ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस यानी कोई भी लॉ है, तो ये लॉ मेकिंग बॉडीज़ हैं लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस जो है वो पास होता है, यहाँ से बनता है न्यू लॉ, दैट मीन्स ऑर्डिनेंस। ठीक है, मेक चेंजेस इन दी जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है उसकी सीमा को तय करता है लोकसभा। ठीक है, इसके अलावा जो सैलरी का है, जो एमपीज़ की सैलरी हैं, उनके अलाउंसेस हैं, उसको रिवाइज किया जा सकता है लोकसभा की पावर से। और साथ ही साथ जो ऑडिटर जनरल है या फाइनेंस कमिश्नर है, इनसे ये डिस्कस कर सकते हैं किसी भी रिपोर्ट को। ठीक है, इससे संबंधित जो भी रिपोर्ट्स इनके पास हैं उनको डिस्कस कर सकती है लोकसभा। ठीक, आपको मैंने बताया था कि फाइनेंशियल पावर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा लोकसभा के पास हैं। मनी बिल यहीं इंट्रोड्यूस होता है। 14 दिन के लिए जो है बिल को अपने पास रखने की पावर राज्यसभा के पास है। तो यहाँ पर जो मनी बिल होता है पास होने के बाद लोकसभा से राज्यसभा जाता है, वो उसको 14 दिन तक होल्ड कर सकती है, लेकिन 14 दिन से ज़्यादा नहीं। तो 14 दिन के अंदर अगर उसे कोई सजेशन है वो दे सकती है। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस होने हैं, लेकिन बात लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि उस बात को मानता है या नहीं मानता है। ठीक है, फिर आती है आपकी लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या कह रही है कि लोकसभा और राज्यसभा हमारे पास एक्चुअली में, मतलब दोनों मिल के जो है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिल के फ्रेम करते हैं लॉ को। कौन से लॉ, यूनियन के लॉ जो पूरे कंट्री पे लगेंगे, कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें लोकसभा और राज्यसभा यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और आपकी स्टेट गवर्नमेंट मिलके लॉ बनाती है। इसमें देखिए आपकी जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए पार्लियामेंट के पास पावर है रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, वो कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, जिनकी चर्चा ना यूनियन लिस्ट में, ना कॉन्करेंट लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में है, वैसे मैटर अगर कभी उठ के आ गए तो उसकी पावर पार्लियामेंट के पास है, यानी लोकसभा उस पर डिसीजन ले सकती है। ठीक है,
डोमिनेंट पोजीशन होती है बच्चों इनकी, लोकसभा की डोमिनेंट पोजीशन होती है क्योंकि ऑर्डिनरी बिल 95% जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद देखिए इलेक्टोरल पावर्स होती हैं जिसमें इलेक्शन से रिलेटेड है। तो बच्चों जो प्रेसिडेंट ऑफ जो हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन है या वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है इसकी पावर्स भी लोकसभा के पास हैं, ठीक है। तो यह हो गया आपका फंक्शंस ऑफ लोकसभा या पावर्स ऑफ लोकसभा। अगर पूछेगा तो आप ये पॉइंट्स को ऐसे डिस्क्राइब कर दीजिएगा, नोट्स का स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। क्लियर है। तो आइए बात कर लेते हैं हम लोग राज्यसभा के पावर्स की। तो देखिए सेम फॉर्मूला है, जापान के CEO फाइनेंस लेते हैं तो वही जुडिशियल पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, अदर पावर, फिनेंशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर और इलेक्टोरल पावर। देखिए जुडिशियल पावर में वही सेम रहेगा, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चार्जेस अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ओनली इन राज्यसभा। अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट का जो चार्जेस हैं वो खाली राज्यसभा लगा सकती है, तो ये इसका एक स्पेशल इसी का पर्टिकुलर जो है एक समझ लीजिए प्रोविज़न, ठीक है। अब देखिए जो राज्यसभा है, राज्यसभा अटर्नी जनरल जो मेन आदमी है, बड़े बड़े लोग हैं, अटर्नी जनरल हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर हो गया, कैट, इसको कैट भी कहते हैं इन शॉर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनको भी रिमूव कर सकता है। इनके पदों में चेंजेस करना, रिमूव करना, पावर्स को बढ़ाना घटाना, ये सारा काम जो है राज्यसभा के कंसिडरेशन पे हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल पावर सेम होती है, लोकसभा और राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी और प्लस हाफ ऑफ द स्टेट जो कंसिडरेशंस होते हैं उसके बेसिस पे जो है अमेंडमेंट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। उसके बाद देखिए एग्जीक्यूटिव पावर, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जो राज्यसभा में वो इंजॉय करते हैं स्पेशल पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ठीक है, विद रिगार्ड टू दी मेकिंग लॉज, जो भी लॉ बनाते हैं, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट में राज्यसभा चैलेंज कर सकती है या उसमें क्रिएट कर सकती है, चेंज कर सकती है, और साथ ही साथ जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जो नेशनल लेवल की सर्विसेज होती हैं, ठीक है, उसमें चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो चाहे अदर सर्विसेज जो पूरे इंडिया के लिए है, उसमें भी कोई अगर फेरबदल करना हो तो उसके लिए राज्यसभा कर सकती है। ये इसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। अदर पावर्स में देख लीजिए, अदर पावर्स में आर्टिकल 249 जो है वो कहता है कि जो राज्यसभा है, ठीक है, वो लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर में क्या कर सकती है, जो भी मैटर इन्यूमरेटेड है, मेंशन है, उन मैटर्स पे भी कानून बना सकती है, ठीक है। राज्यसभा ऑथराइज्ड है क्रिएट करने के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, या फेडरेशन, जो कि सेंटर और स्टेट के लिए कॉमन होगा, आर्टिकल 312 कह रहा है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज को ये चेंज कर सकती है, उसमें चेंजेस कर सकती है प्रोविजंस में। अब देखिए राज्यसभा के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है कि लोकसभा अपनी मनमानी ना करे, लोकसभा कभी मेजोरिटी में आ जाए या सरकार मेजोरिटी में आ जाए तो जल्दी जल्दी में कोई भी बिल पास ना हो जाए, इसलिए बहुत ही धुरंधर कैंडिडेट्स बिठाए जाते हैं जो कि अपने अपने जो 12 मेंबर्स जो नॉमिनेट करता है ना राज्यसभा के लिए, तो वो अपने अपने फील्ड्स के महारथी होते हैं, तो वो रिवाइज करते हैं जो भी ये लोकसभा में बिल वगैरह होता है ना, जैसे हेस्टी यानी चेक हेस्टी, बहुत तेज़ी में कोई बिल ना बन जाए, ठीक है, कोई डिफेक्टिव चीज़ पास ना हो जाए, केयरलेसनेस ना हो, कोई इलविल ना हो, यानी लोकसभा जो है कुछ अपनी गलत नीतियों को ना ला पाए, ठीक है। तो इस तरीके से राज्यसभा एक कंट्रोलिंग बॉडी होती है जो इस तरीके से इस पे लोकसभा पे नज़र रखती है। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे इंदिरा गांधी ने क्या किया कि जो इमरजेंसी प्रोविजन है उसके थ्रू अपने जो अपोनेंट लीडर्स थे उनको बंद कराना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये इतनी जल्दबाजी में हुआ या कैसे डिसीजन लिया, किस तरीके से रेजोल्यूशन पास कराया, ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक मुद्दा है कि ये चीज़ दोबारा से घटे ना, इसलिए राज्यसभा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाए कि राज्यसभा जो है वो प्रॉपर चीज़ों को अब रिवाइज करे, देखे, ठीक है। रिवीजन फैसिलिटेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमिनेंट प्रोफेशनल्स, तो जो एमिनेंट प्रोफेशनल्स हैं, आर्ट के हैं, जो सोशल से रिलेटेड जो नॉलेज रखते हैं, ठीक है, जो लिटरेचर से रिलेटेड नॉलेज रखते हैं, एक से एक धुरंधर लोग, ठीक है। मान लो कोई प्लेयर है, ठीक है, प्लेयर में मान लीजिए कोई रूल या नॉर्म बनाना हो क्रिकेट के लिए, या मान लो कोई भी जो गेम है, तो उसके लिए एक गेम का जो मेंबर है जो खेला हो वही पूरे रूल बना सकता है, उसी को बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन होगी बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए कुछ मेंबर्स जो है ऐसे फील्ड से लिए जाते हैं ताकि उनको उस फील्ड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो।
ठीक। तो ये लोग अच्छे से चीज़ों को जानेंगे, देखेंगे बिल में अगर उनसे रिलेटेड कोई मैटर है और उस पर अपना जो प्रस्ताव है या जो अपनी मंजूरी वो देंगे। उसके बाद देखिए मेंटेन फेडरल इक्विलिब्रियम। देखिए लोकसभा अगर मेजोरिटी में आ जाए, सरकार अपनी मेजोरिटी में आ जाए तो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो कुछ भी मतलब स्टेट्स को हो सकता है नुकसान हो जाए, या स्टेट्स के प्रोविजंस के साथ छेड़छाड़ ना हो, या स्टेट्स के पास अपनी आवाज़ रहे, स्टेट्स अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। इसीलिए राज्यसभा का कॉन्सेप्ट है, ताकि राज्यसभा स्टेट्स को सुने, ठीक है। कोई राज्य मनमानी ना कर सके या यूनियन अपनी मनमानी ना कर सके, इसलिए राज्यसभा को बैलेंस बना के रखना होता है, क्योंकि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म, ठीक है। मैंने आपको बताया था इस पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको कोई नहीं छेड़ सकता है, ठीक है। लोकसभा भी नहीं छेड़ सकती है फेडरल फीचर को, ठीक है। तो फेडरल फीचर है तो उसको, उसका मान रखना, उसका सम्मान रखना है, ठीक। उसके बाद देखिए राज्यसभा की फाइनेंशियल पावर वीक होती है, मैंने आपको बताया था, इसमें वही कहानी लिखी हुई है कि राज्यसभा फाइनेंशियल मैटर में वीक होती है, क्योंकि मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। तो 14 दिन तक ये इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, और बाकी सब डिपेंड करता है लोकसभा पे। अगर इनको इनके कुछ पॉइंट्स को चेंज करना है, मानना है मनी बिल में तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए लेजिस्लेटिव पावर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है, देखिए यहाँ पर जो है, जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ राज्यसभा है वो इंजॉय करते हैं इक्वल पावर्स को। जो लोकसभा इंजॉय कर रही पावर को, वही सेम ये भी इंजॉय करते हैं। बट इन केस ऑफ अगर ऑर्डिनरी बिल की बात करें, ठीक है, तो बिना अप्रूवल के कोई भी बिल राज्यसभा के बिना अप्रूवल के लॉ नहीं बन सकता, क्योंकि राज्यसभा जब तक अपनी अनुमति नहीं देगी वो प्रेसिडेंशियल एसेंट्स के लिए नहीं जाएगा, प्रेसिडेंट अपने हस्ताक्षर नहीं करेगा उस पर, ठीक है। उसके बाद देखिए इलेक्टोरल पावर्स। इलेक्टोरल पावर्स में राज्यसभा लोकसभा दोनों मिलकर डिसीजन ले रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना है, ठीक है। जो मेंबर्स हैं जैसे डिप्टी चेयरमैन हो गया, ठीक है, इनके इलेक्शन होने हैं। तो इस तरीके से इलेक्टोरल एक कॉलेज है, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब इलेक्टोरल एक बॉडी है जो इलेक्शंस को कराती है, ठीक है। विद इन दी पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्शंस कराती है, कंडक्ट कराती है, जिसमें इन कुछ पर्सनालिटीज़ का जो इलेक्शन है वो कराया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको राज्यसभा और लोकसभा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसकी पावर्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। क्या लिखना है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे लिखना है वो बता दिया, मैक्सिमम सीट्स, मिनिमम सीट्स, करंट सीट्स सब बता दिया आपको मैंने। इनके जो फीचर्स हैं लोकसभा राज्यसभा के वो भी बता दिया, ठीक है। तो आई होप कि लोकसभा राज्यसभा आज हम पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 देख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आया है, ठीक है, ताकि आपको बेहतर एक इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज हम लोकसभा राज्यसभा का चैप्टर करते हैं क्लोज, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए फ्रूटफुल हो, तो आप इसको जो है अपने तक ही ना रखें, अपने दोस्तों को भी डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। कई अलग अलग जो है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग जगह, तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं और भी बेटर तरीके से चीज़ों को आपको पढ़ाऊँ, समझाऊँ। और पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू वेरी मच।